गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DL ED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 को, जो कि आपका यूनिट 3 हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत आज हम लोग का जो टॉपिक होगा यानी जो प्रकरण है उसका नाम हो जाता है इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली श्रव्य दृश्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन। यानी कि कह रहा है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री यानी देखने वाली श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य और देखना और सुनना दोनों वाले सामग्री का वर्णन करना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 8 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली दृश्य सामग्रियाँ निम्नलिखित हैं, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं हम लोग पहला आ जाता है मौखिक, दूसरा आ जाता है श्यामपट्ट, तीसरा आपका आ जाता है मानचित्र, चौथा आपका आ जाता है पाठ्य पुस्तक, पांचवा आपका आ जाता है ग्राफ, छठा आपका आ जाता है समय चार्ट, सातवां आपका आता है प्रतिरूप, आठवां आपका आ जाता है स्लाइडर्स, नौवां आपका होता है चलचित्र, 10 नंबर पर आते हैं सिक्के, 11 पर आते हैं रेखा चित्र, 12 पर आता है संग्रहालय, 13 नंबर पर आपका देता है कठपुतली खोज, 14 नंबर पर आपका आता है चित्र, अब 5वां 15 पर आता है लास्ट में फिल्म खंड। तो ये जो 15 जो हैं ये क्या है, दृश्य सामग्री हैं, किसका, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली। तो अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके बारे में डील कर कर बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मौखिक, तब मौखिक में क्या कहता है कि एडकल ड्रेल ने श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों में सबसे पहली सहायक सामग्री में मौखिक का प्रतीक माना है। मौखिक मतलब बोलना, मुंह से बोलना। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, सामने वाला देखता है। इतिहास शिक्षण के आवश्यक उपकरणों के अभाव होने पर मौखिक साधन द्वारा इस शिक्षण किया जाता है। इसके साथ ही अन्य साधनों के होते हुए भी मौखिक साधन का अपना ही क्या है, एक महत्व है। मौखिक साधन के द्वारा अध्यापक कहानी कहकर, उदाहरण देकर, एकान्वय द्वारा स्मरण सुनाकर शिक्षण को क्या कर सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। इन सब की सहायता से अध्यापक मौखिक कथन द्वारा ही कथित वस्तु को सरल व बोधगम्य बनाकर उनके बिंब छात्रों के मस्तिष्क में क्या करते हैं, बना देते हैं। अध्यापक छात्रों की रुचि व स्तर तथा योग्यता के अनुसार ही क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का प्रयोग किसके द्वारा होता है, मौखिक रूप से, मुख्य रूप से। आगे कहता है कि मौखिक साधनों की यह आलोचना की जाती है कि प्राय अध्यापक इनका प्रयोग नहीं करते हैं या अभ्यास के अभाव में उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। मौखिक सामग्री को जब हाव भाव के साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि जब बोलते हैं किसी चीज़ को और हाव भाव दिखाते हैं, तो यह श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में आता है। अतः अध्यापक को पूर्व योजना बनाकर लगातार अभ्यास करके मौखिक साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मौखिक साधन मनोरंजन पर आधारित न होकर किस पर आधारित होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो ये हो जाता है मौखिक। दूसरा कहता है श्यामपट्ट, यानी कि किसका, दृश्य सामग्री का दूसरा कहता है श्यामपट्ट।
तो इसके अंतर्गत कहता है कि प्राचीन काल, श्यामपट्ट मतलब क्या हो गया, जिस पर शिक्षक लिखते हैं, यानी कि कहता है प्राचीन काल में श्यामपट्ट का जितना महत्व था उससे कम महत्व आज भी क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिना श्यामपट्ट की सहायता से अच्छा अध्ययन संभव नहीं है। श्यामपट्ट की सहायता से बालक की दो ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख और हाथ काम में आती है, अर्थात वह अपनी आँखों से श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को क्या करता है, छात्र देखता है, और हाथ से क्या करता है, उस कार्य को लिखता है, यानी लिखने का कार्य करता है। अतः ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान शीघ्र व अस्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है। अतः श्यामपट्ट का अध्यापक द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग करना लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे कहाँ कहाँ पर, चलिए बताते हैं। पहला कहता है शिक्षक बिंदु या प्रकरण को लिखने में, यानी टॉपिक लिखने में, जैसे मैं अभी आप लोग का प्रयोग किया हूँ दिखाने में। दूसरा, पाठ का विकास करते समय विभिन्न बिंदुओं को लिखने के लिए। तीसरा कहता है चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि बनाने के लिए। चौथा कहता है कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। पांचवा कहता है तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए। छठा आपका कहता है मूल प्रश्नों के लिए, यानी मूल प्रश्न पूछने के लिए। सातवां आपका कहता है छोटी कक्षाओं को गृह कार्य देने के लिए, यानी कि ज़्यादातर प्रयोग छोटी कक्षा में भी होता है, गृह कार्य को देने के लिए। आठवां कहता है श्यामपट्ट सार लिखने के लिए। तो ये 8 जगह मुख्य रूप से क्या होता है, एक शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि विभिन्न परिभाषा, नियम या वर्गीकरण स्पष्ट करने के लिए। तो ये हो जाता है श्यामपट्ट। तीसरा कहता है मानचित्र। माय डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत यह कहता है कि इतिहास शिक्षण में समय ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही मानचित्र का है। छात्रों की घटनाओं से संबंधित स्थलों द्वारा सीमा का ज्ञान कराकर भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। इसके लिए मानचित्र का प्रयोग क्या होता है, बहुत आवश्यक है। कहता है यद्यपि मानचित्र का अधिक प्रयोग भूगोल में होता है, लेकिन इतिहास में भी इनकी आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। छात्रों को साम्राज्य विस्तार, राज्य की सीमाएं, राजधानी, युद्ध के मैदान, ऐतिहासिक स्थलों आदि का सही ज्ञान मानचित्र के द्वारा ही क्या है, संभव है। हेनरी जॉनसन का यह कथन मानचित्र के महत्व को स्पष्ट करता है कि इतिहास मानचित्रों द्वारा बनाया गया है जो वह उनमें क्या करते हैं, लिखते हैं। अच्छा तो यह हो कि शिक्षक तैयार मानचित्रों का प्रयोग न करे और प्रकरण से संबंधित मानचित्र की रेखा स्वयं खींचे और छात्रों से भी मानचित्र का क्या कराएं, प्रयोग कराएं। अब यहाँ पर कहता है मानचित्र का उपयोग यानी उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं 4 दे रहा है, 5 दे रहा है सॉरी। तो पहला कहता है मानचित्र का उपयोग वाद विवाद के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। दूसरा कहता है मानचित्र की सहायता से इतिहास की घटनाएं जो अब तक हवा में थी उनका पृथ्वी का स्थानीकरण किया जाता है। उसके बाद कहता है छात्रों के मस्तिष्क में स्थानों के संबंध को दृढ़ बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, किसका, मानचित्र का। चौथा कहता है इसके प्रयोग से कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती है। पांचवा कहता है मानचित्र से छात्र आसानी से यह समझ जाएंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों ने इतिहास निर्माण में किस प्रकार का योग दिया। तो ये हो जाता है आपका मानचित्र। उसके बाद आपका चौथा नंबर पे कहता है ग्राफ। तो माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ में क्या कहता है कि ग्राफ में यह कहता है कि संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने की सबसे अच्छी सहायक सामग्री क्या है, ग्राफ है। ग्राफ की सहायता से तुलनात्मक आंकड़े अच्छी प्रकार से क्या किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही विकास व संबंधों को ग्राफ की सहायता से अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। इतिहास शिक्षण के लिए तो ग्राफ बहुत क्या है, उपयोगी है, लेकिन ग्राफ का प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और साथ ही साथ समय भी क्या लगती है, बहुत अधिक लगती है। विद्यार्थी में भी ग्राफ बनवाए जा सकते हैं, यानी विद्यार्थी से भी ग्राफ बनवाए जा सकते हैं। ये हो जाता है ग्राफ का। उसके बाद कहता है समय चार्ट। इसके अंतर्गत कहता है कि इतिहास शिक्षण में समय चार्ट का क्या है, बहुत महत्व है। विद्यार्थियों का केवल मात्र तिथियों, वर्षों या आंकड़ों को भी मदद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनको अनुभव करना एवं समझना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न पड़तालों के संबंधों में यह बताना जरूरी है कि प्रयुक्त घटना आज से कितने समय पूर्व हुई और इन विभिन्न घटनाओं के मध्य कितना अंतर है, यानी कि कोई भी घटना जो होता है कितना समय रहा, कब हुआ, और उस घटना को आज के समय से जोड़कर देखना कि कितने समय का अंतराल के बीच में उस घटना घटी है। ये हो जाता है समय चार्ट। आगे कहता है कि विभिन्न घटनाओं के घटित होने से पूर्व कितने समय से इसका वातावरण तैयार हो रहा था। समय चार्ट को दो प्रकार की रेखाओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला कहता है खड़ी समय रेखा एवं दूसरा कहता है आड़ी समय रेखा। उसके बाद कहता है प्रतिरूप, छठा नंबर पर। तो प्रतिरूप में माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि छात्र प्रत्यक्ष ज्ञान से अच्छी प्रकार क्या करते हैं, सीखते हैं, लेकिन आज यह संभव नहीं है कि सभी छात्रों को वास्तविक पदार्थों को दिखाया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में यह अच्छा तो हो यदि उस पाठ्य वस्तु को मॉडल या प्रतिरूप में कला के बालकों को दिखाया जा सके, यानी कला के द्वारा। आगे कहता है बालकों को मॉडल निर्माण कराने का ज्ञान देना चाहिए। मॉडल दिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्र संपूर्ण मॉडल को देखे और उसके बाद शिक्षार्थी को आदेश अनुसार वह वस्तु बतानी चाहिए कि मॉडल दिखाने में ही अपना समय खराब न करते। अध्यापक को मॉडल दिखाते समय पहले से योजना तैयार करके उसको दिखाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके मॉडल का रूप सुंदर व आकर्षण होना चाहिए, यानी कि सुंदर रहेगा, आकर्षक रहेगा तो छात्र क्या आएंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। मॉडल का रूप इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिससे कि कक्षा के सभी छात्र उसको आसानी से क्या कर सके, देख सके। उसको ऐसे स्थान पर रखकर दिखाना चाहिए कि सभी छात्र देख सके। प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि इससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति में कितना सहायता मिले। ये हो जाता है आपका प्रतिरूप। उसके बाद आपका 7 नंबर पर कहता है स्लाइडर्स। इसमें कहता है कि इतिहास शिक्षण में स्लाइडर का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इतिहास शिक्षण के लिए ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित स्लाइडरों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैजिंग लैटर्न्स की सहायता से मानचित्र व ऐतिहासिक चित्रों की स्लाइडर्स बना लेते हैं। इन स्लाइडर्स को दीवार पर चित्रपट पर अपेक्षित किया जा सकता है। कमरे को बंद करके अंदर में बिजली या पेट्रोमैक्स की सहायता से विद्यार्थी को अतीत की घटना दिखाई जा सकती है। स्लाइडर्स के निर्माण में अधिक खर्च नहीं आता है। ऐतिहासिक इमारतों, पोशाकों, सिक्कों आदि की स्लाइडर्स बनवाकर वास्तविक व सजीव रूप से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इससे पाठ में क्या आती है, रोचकता आती है जाएगी। 8वां नंबर में आपका कहता है चलचित्र। चलचित्र के अंतर्गत कहता है कि गत कुछ दशकों से चलचित्रों का महत्व स्वीकार किया जा चुका है। पश्चात देशों में तो आज सभी विषयों का शिक्षण चलचित्र की सहायता से किया जा रहा है। शिक्षक व सीखने में चलचित्रों का बड़ा योगदान होने के कारण वैज्ञानिकों ने भी इसको क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। चलचित्रों से शिक्षण करने में अधिक कठिनाइयाँ नहीं आती।
इनके प्रयोग व उत्तेजना शीघ्र प्राप्त होती है। इससे पुरानी बातों व तथ्यों को भी आसानी से दर्शाया जा सकता है। चलचित्र द्वारा सीखा गया ज्ञान बालकों के लिए क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। उसके बाद 9वां नंबर आपका कहता है सिक्के। तो यहाँ पर सिक्कों के अंतर्गत कहता है कि सिक्कों को विभिन्न कालों में विभिन्न नाम से पुकारा गया है। विभिन्न स्थानों पर खुदाई में विभिन्न प्रकार के क्या हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे अनेक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन सिक्कों को विभिन्न संग्रहालयों में क्या रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इन सिक्कों से विभिन्न शासकों, शासनकाल, उनकी आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति इत्यादि के बारे में आसानी से क्या लग सकती है, पता लग जाती है। उसके बाद आपका 10वां नंबर पे कहता है संग्रहालय। इसमें कहता है कि इतिहास शिक्षण में संग्रहालय का भी बहुत महत्व है। संग्रहालय में अतीत के चित्र, हथियार, पोशाकें, ग्रंथ आदि अन्य वस्तुएं विद्यार्थियों को दिखाकर अतीत को सजीव बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को इनको जानने में अति रुचि जागृत हो सकती है। इसके लिए विद्यालय का अलग से छोटी संग्रहालय बनाया जा सकता है, जिसमें वास्तविक वस्तुओं के स्थान पर उनके चित्र, मॉडल आदि रखे जा सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों के लिए इतिहास क्या होती है, रुचिकर बन जाती है। 11 नंबर पे कहता है कठपुतली। तो कहता है कठपुतली अर्थात लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी से मानव व अन्य प्राणियों की छोटी आकृति अच्छी प्रकार से बनाकर आकृति के अनुरूप ही आभूषण व वस्त्र पहनाकर विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। 12 नंबर पर माय डियर स्टूडेंट कहता है चित्र। यानी कि देखिए, चित्र बनाकर भी बच्चों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, और बच्चों को दिखाकर क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। 13 नंबर में कहता है फिल्म खंड। यानी कि फिल्मों को खंड खंड कर दिखाकर भी छात्रों को क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। 14 में कहता है रेखा चित्र। यानी कि रेखा चित्र इतिहास के लिए क्या है, बहुत आवश्यक उपकरण है। कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण जितना रेखा चित्र से हो सकता है, उतना किसी अन्य से नहीं हो सकता है। और लास्ट आपका आता है पाठ्य पुस्तक। यानी कि पाठ्य पुस्तक भी बहुत ही मुख्य रूप से क्या होती है, सहायक होती है। किसके अंतर्गत, दृश्य के अंतर्गत। तो ये जो 15 यानी कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्या करते हैं, छात्र पहले उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली दृश्य सामग्री के बारे में, जो कि मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।